आवाज आ रही है सबको? चल, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, हम लोग देख लिए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों आवाज कहते आ रही हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? रुक रुक हाँ, के आ रही है सर। अच्छा, वो आ जाएगी, तुरंत हो जाएगी। हाँ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने देख लिया था से मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, और सेकंड आपने देख ली थी इसके गोल। अब थर्ड आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम डीएनए सीक्वेंसिंग या एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेथडोलॉजी। अब इस डीएनए सीक्वेंस को हम, या जो आप एमिनो की सीक्वेंसिंग करेंगे उसके कुछ स्टेप होते हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब समझिएगा, इसे हम मेथडोलॉजी कहते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा। इसमें सबसे पहले क्या है बच्चे, सबसे पहले आपके पास 2 टाइप के सीक्वेंस मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। वन जो डीएनए मिलेगा, उस डीएनए में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। वन डीएनए में क्या मिलेगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है, आपने देखा था डीएनए हो तो डीएनए अगर मान लीजिए एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों कंटेनिंग हो तो क्या होगा, एक्सॉन को हमने माना था कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन को क्या माना था आपको नॉन कोडिंग। मान लीजिए स्प्लिट जीन हो तो समझिएगा, तो स्प्लिट जीन होगा तो उसके 2 सीक्वेंस होंगे, एक होंगे एक्सप्रेस्ड और एक होगा नॉन एक्सप्रेस्ड। नॉन एक्सप्रेस या नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन, और कोडिंग सीक्वेंस को हमने क्या पढ़ा था, एक्सॉन। तो एग्जाम में आएगा क्या, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है। तो अगर हम ऐसे जीन या ऐसे आपको जो है डीएनए सेगमेंट की स्टडी करें जो आगे चल के क्या बनाए, आपको ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाए और फिर फर्दर प्रोटीन बनाए, तो हम कोडिंग सीक्वेंस की अगर स्टडी करते हैं केवल, तो ऐसे सीक्वेंसिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो एग्जाम में सिंपल आएगा कि अगर हम क्या स्टडी करते हैं, केवल कोडिंग सीक्वेंस की, मतलब एक्सॉन की, तो ऐसे सीक्वेंसिंग को हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में टिक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और अगर हम कंप्लीट जीनोम की स्टडी करते हैं, मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। तो पहले आपसे मेथडोलॉजी में पूछा जाएगा कि आपको सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, तो सीक्वेंस एनोटेशन होता है हम कंप्लीट जीनोम की स्टडी करें, मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों को अगर हम दोनों की सीक्वेंसिंग ऑब्टेन करने की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। और केवल एक्सप्रेस सीक्वेंस मतलब एक्सॉन की स्टडी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो एग्जाम में आएगा ईएसटी क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है, इफ ओनली एक्सॉन। एक्सॉन को हमने कौन सी सीक्वेंस कहा, चेक कोडिंग। गेट यूज्ड फॉर, ओनली एक्सॉन किसके लिए यूज हो, यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग। अगर हमने क्या किया, केवल एक्सॉन का यूज किया सीक्वेंसिंग के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, ऐसे टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कौन सा होगा बच्चे, जब हम केवल एक्सॉन की स्टडी करें। यही हम एक्सॉन के साथ इंट्रॉन की भी स्टडी करें, मतलब स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन कहने का मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों, तो ऐसे सीक्वेंसिंग को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होगा, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग रिजल्ट्स। अगर दोनों जीनोम की सीक्वेंसिंग हो जाए कंप्लीट, मतलब क्या होगा, मींस एक्सॉन और इंट्रॉन बोथ। एक्सॉन को आपने कोडिंग सीक्वेंस कहा था और इंट्रॉन को नॉन कोडिंग। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, स्प्लिट जीन की अगर जीन डीएनए सीक्वेंसिंग करें तो ऐसे टेक्निक को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन।
और ऐसे जीन को हम कौन सी जीन कहते हैं? स्प्लिट जीन, मतलब इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों। और प्रोसेस जीन की अगर हमने सीक्वेंसिंग की तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन कहने का मतलब केवल एक्सप्रेस सीक्वेंस की हम सीक्वेंसिंग करेंगे। और सीक्वेंस ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहने का मतलब केवल हम एक्सॉन या प्रोसेस जीन की स्टडी करें। और अगर हम कंप्लीट स्प्लिट जीन की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। अब पूछा जाएगा इसमें हम कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं, तो वह स्टेप को देखने से पहले आपको समझ में आ गया कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहने का मतलब प्रोसेस जीन। किसकी स्टडी करें बच्चे? प्रोसेस जीन, मतलब ऐसे जीन जिसके पास केवल एक्सॉन हो। और पूछा जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन मतलब स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन कहने का मतलब जीन के पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हो। और प्रोसेस जीन कहने का मतलब केवल एक्सॉन। जैसे हम लोग जब देखे थे आपको प्रोकैरियोट्स में, उसमें क्या था? उसमें केवल एक्सप्रेस, जैसे प्रोकैरियोटिक जीन देखा था तो उसमें क्या था? केवल एक्सॉन। और यूकैरियोटिक जीन में क्या होता है? एक्सॉन के साथ इंट्रॉन। तो अगर हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग अगर स्टडी करते हैं तो प्रोसेस जीन की स्टडी होती है। और हम सीक्वेंस एनोटेशन करेंगे तो स्प्लिट जीन की। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम देखें मेथड, मतलब कैसे आप सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे एम्पलीफाई करेंगे, और फिर सीक्वेंसिंग की मेथड कौन होती है, तो उसके स्टेप से आप क्वेश्चन आता है। तो मेथडोलॉजी स्टेप से पहले आप दो तरह की सीक्वेंसिंग याद रखिएगा, इस दोनों से काफी क्वेश्चन आता है। कभी आएगा केवल एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस जीन की स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम सीक्वेंस एनोटेशन कर रहे हैं तो स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन कहने का मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सारे स्टेप को एक एक करके देखें कि मेथोलॉजी में हम कैसे आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से जो है हम आपको फाइनल जो है डीएनए या अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। अब बच्चे ध्यान से समझिए कैसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जाएंगे और कैसे अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए कहेंगे। इसके सारे स्टेप को हम डायग्राम के फॉर्म में और जो जो पॉइंट आते हैं आपको बताते हैं। देख, सबसे पहले मान लीजिए ये टिपिकल सेल है, डायग्राम से समझिए, और ये सेल के न्यूक्लियस है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप यूज करने। अब ये सेल है तो आपको याद रखना एग्जाम के लिए क्या बच्चे, सेल में दो जगह डीएनए मिलता है। एक मिलता है न्यूक्लियस में डीएनए और एक मिलते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस के डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए। एग्जाम में पूछा जाएगा मेजर कंटेंट्स डीएनए कहाँ होता है, तो मेजर डीएनए होते हैं न्यूक्लियस में। अगर परसेंटेज हम स्पेसिफाई करें बच्चे तो 98% डीएनए न्यूक्लियस के पास, 1% कंट्रीब्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया की और 1% कंट्रीब्यूशन आपको क्लोरोप्लास्ट की। तो हमें अभी डीएनए एक्सट्रैक्ट करने हैं अगर सेल से, तो हम कौन सा सेगमेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जहां मेजर डीएनए कंटेंट्स हो, और वो डीएनए कंटेंट्स कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डीएनए का कंटेंट्स कितना याद रखना है, कंट्रीब्यूशन टोटल सेल के डीएनए में 98%। तो हमें सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस से क्या ऑब्टेन करना है, यही कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए। तो आपको यहां से न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से क्या ऑब्टेन कर लेनी है बच्चे, क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम को आप पढ़ते हैं क्या? क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में यहाँ क्या है, ये आपके पास क्रोमोसोम है, ध्यान से समझिएगा, सारे स्टेप एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम किसका बना है बच्चे? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आप दो तरह के न्यूक्लिक एसिड देखते हैं क्रोमोसोम में, डीएनए और आरएनए। और हमें दो तरह के मिलते हैं आपको प्रोटीन भी, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन आपने देखा था बेसिक प्रोटीन है जो बेसिक एमिनो एसिड से बना होता है, और नॉन हिस्टोन कौन सी है? एसिडिक प्रोटीन। तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। क्रोमोसोम से क्या एक्सट्रैक्ट करना है? ऑल डीएनए। तो डीएनए हमें एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे बच्चे? डीएनए को कट करते। अब कट करने के लिए कौन यूज करते हैं? तो आप एक एंजाइम पढ़ते हैं, जब बायोटेक आप पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो डीएनए को कट किया बच्चे किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब डीएनए हमने कट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो क्या आएगा? हमारे पास फ्रैगमेंट्स आएंगे। अब इस फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप दो टेक्निक यूज करते हैं, सारे टेक्निक ध्यान से समझिएगा। एक टेक्निक का नाम होता है बच्चे RFLP। RFLP की फुल फॉर्म होती है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर पर्सन के डीएनए को अलग अलग सीक्वेंस में कट करता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज किसे करता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए रिपीट्स को। पैलिंड्रोमिक डीएनए आपने क्या देखना है आगे, कि वैसे डीएनए जिसके सीक्वेंस दोनों जगह सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2% के डीएनए को अलग अलग पोर्शन में कट करेगा तो फ्रैगमेंट्स क्या मिलेंगे? अलग अलग। तो उस पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चे? उस पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं RFLP। तो एग्जाम में आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो डीएनए कट हुआ उसको सेपरेट करने की टेक्निक का नाम क्या होता है? तो एक टेक्निक याद रखिएगा, RFLP मतलब रेस्ट्रिक्शन, सारे ध्यान से समझेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अगर हमने 2% के डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और अलग अलग फ्रैगमेंट्स का मिलना बता रहा है क्या? कि फ्रैगमेंट्स में क्या मिलेंगे? डिफरेंट वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी टेक्निक जो आप बायोटेक में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेपरेट करने को उसे हम कहते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरी टेक्निक जो डीएनए को सेपरेट करने के लिए आप देखते हैं वो कौन सा होता है? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करते हैं बच्चे? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब डीएनए को पास करते हैं तो डीएनए अपनी शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे सेपरेट होता है, क्योंकि एगारोस जेल की क्या होती है? पोर जो है वो फिक्स होते हैं, और उस पोर से अगर आपको स्मॉलर तेजी से पास करेगा तो आपको जो है डीएनए अगर शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे सेपरेट हो तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। AGE मतलब क्या होता है बच्चे? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने डीएनए को कट डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चे? अब करेंगे एम्प्लीफिकेशन। तो अब कौन सी टेक्निक आएगी? एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें क्या जरूरत होगा? हमें जरूरत होंगे आपको जो है वो वेक्टर, और आपके एनसीईआरटी ने लिखा है 2 टाइप की वेक्टर यूज करते हैं हम। आपने देखा था फ्रैगमेंट्स को अब एम्प्लीफाई करने के लिए कितने वेक्टर यूज करेंगे? 2। एक एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चे BAC। BAC कहने का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक हम जो होस्ट यूज करते हैं वो ईस्ट, तो ईस्ट में प्रेजेंट होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो BAC कहने का मतलब बच्चे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये डिपेंड करता है कैसे डीएनए आपको किस साइज की है। अगर स्मॉलर साइज के डीएनए है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज कीजिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर रिलेटिवली लार्जर साइज का है तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर है। अब ईस्ट आर्टिफिशियल और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से हमने क्या कर लिया, डीएनए को एम्पलीफाइड। तो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल है और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें उसके जीनोम के साथ लाइगेट कर देंगे। आपको जिस डीएनए को सेगमेंट्स को क्या करना है, आपको जो एम्पलीफाई करना है। तो अगर डीएनए सेगमेंट्स एम्पलीफाइड हुआ बैक्टीरिया एज ए होस्ट यूज करके, तो वहां आर्टिफिशियल कौन यूज होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर हमने एज ए होस्ट यूज इस सेल को एम्पलीफाई करने के लिए अपने जीनोम को, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जीनोम एम्पलीफाइड हो गया तो क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग या एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग और एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग की मेथड का नाम याद रखेंगे। वो सीक्वेंसिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट नाम आता है कि हम कैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं और एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग और एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग जिस मेथड से करते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, उनका नाम याद रखिएगा, सेंगर मेथड। सेंगर मेथड से हम डीएनए सीक्वेंसिंग भी करते हैं और कौन से, एमिनो एसिड। तो एग्जाम में आएगा जब हमने एम्पलीफाइड कर लिया तब क्या आएगा, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग किसकी होगी, दोनों की, एमिनो एसिड की भी सीक्वेंसिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग बच्चे होंगे और एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग, दोनों एक ही मेथड से आप याद रख सकते हैं। एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग, दोनों की सीक्वेंसिंग किससे होगा बच्चे, डीएनए सीक्वेंसिंग और एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग बाय सेंगर मेथड। तो हमें बच्चे क्या याद रखना है मेथडोलॉजी में, हमें 5 फैक्ट्स याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, सेल से हमें क्या ऑब्टेन करना है, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ही किसके सोर्सेज होगी, जितने भी क्रोमोसोम आपके सेल में है वो सोर्सेज होगा किसके लिए, न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए की। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद सेपरेट करने की 2 मेथड होती है। एक होता है आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कहने का मतलब 2% की डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कीजिएगा तो दोनों की फ्रेगमेंट्स अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में बेस पेयर की रिपीटेशन अलग अलग होते हैं। तो उस टेक्निक को जहां हम एक एंजाइम से 2% की डीएनए को कट करते हैं और अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और एक और टेक्निक आप फैमिलियर है जो आगे बायोटेक में पढ़नी है, नाम होता है उसका एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम न्यूक्लिक एसिड को जैसे डीएनए को पास करेंगे तो क्या होगा, डीएनए अपनी साइज, आपको शेप और चार्ज की बेसिस पे सेपरेट होगा। जिसकी साइज स्मॉलर होगी वो सबसे दूर आपको तेजी से पास करेगा, फिर मीडियम, फिर लार्जर। तो ये शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे सेपरेट होने को क्या कहेंगे, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम डीएनए में क्या लाते हैं बच्चे, एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर 2 यूज होगा, एक यूज होगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक होगा ईस्ट आर्टिफिशियल। वो किसके बेसिस पे होगा, जो आपके पास डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो कौन से साइज का है। अगर स्मॉलर साइज का है तो एज अ वेक्टर कौन यूज कीजिएगा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किए मतलब होस्ट कौन यूज हुआ, बैक्टीरिया। अगर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किए तो लार्जर फ्रेगमेंट्स है तो ईस्ट। वैसे तो काफी आपको फ्रेगमेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, मैमल्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बट एनसीईआरटी ने 2 यूज किया है, बैक्टीरियल और ईस्ट। तो जैसे जैसे जीनोमिक साइज हमारा जितना लार्जर होगा वैसे वैसे हम होस्ट जो है वो बदलते जाएंगे और उसी की बेसिस पे वेक्टर भी बदलता जाएगा। जैसे यहाँ वेक्टर कौन है, बीएसी, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो होस्ट सेल कौन होगा, जिसमें एम्प्लीफाइड होगा डीएनए, वो बैक्टीरिया। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब होस्ट सेल क्या होगा, ईस्ट, और वेक्टर का नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जीनोमिक सीक्वेंस लार्ज तो ईस्ट, जीनोमिक सीक्वेंस स्मॉल तो बैक्टीरियल, उससे ही बड़ा जीनोमिक सीक्वेंस होगा तो मैमल्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब पूछा जाएगा जब हमने एम्पलीफाई कर लिया तो अब डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे या एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग। एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग के मेथड का नाम क्या होता है, तो एग्जाम में याद रखिएगा, फ्रेडरिक सेंगर ने इस मेथड को खोजा था, इसलिए इसे हम कहते हैं सेंगर मेथड। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा,
कि हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, तो एम्पलीफाई करने के लिए कौन यूज होगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, आइदर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल। पूछा जाएगा डीएनए की सीक्वेंसिंग या एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग कौन से मेथड से होता है? तो उस मेथड को हमें नहीं पढ़नी है, वो मेथड हायर क्लास में आपको देखने होते हैं। तो आपको बस मेथड का नाम एनसीईआरटी ने यूज किया, उस मेथड का नाम क्या होता है? सेंगर मेथड। पूछा जाएगा हमारे पास जब हम डीएनए डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करेंगे तो उससे सेपरेट करने की टेक्निक कितनी होगी? 2। एक आरएफएलपी और एक होता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आरएफएलपी का मतलब क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 2% के डीएनए को एक ही एंजाइम से कट कीजिए तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और उसके बेसिस पे पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो आरएफएलपी। और यहाँ अलग अलग फ्रेगमेंट्स मीडियम साइज की, स्मॉल साइज की और लार्ज साइज की अलग करने की टेक्निक क्या होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहलाता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मेथड समझ में आ गया बच्चे कि मैथोलॉजी में क्या करते हैं? पहले न्यूक्लियस से क्रोमोसोम ऑब्टेन करते हैं, क्रोमोसोम से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? ऑल डीएनए, और उस डीएनए को कट करेंगे, कट करने के बाद एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई किससे करते हैं? वेक्टर से। और एम्पलीफिकेशन के बाद हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और एमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग। तो अगर डीएनए की सीक्वेंसिंग करने का मेथड और एमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग का मेथड नाम याद रखना है कौन सा? उसे हम कहते हैं कौन से? सेंगर मेथड। और पूछा जाएगा वेक्टर कौन यूज होगा? तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल या ईस्ट आर्टिफिशियल। और पूछा जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी से कट डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं? तो आरएफएलपी या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दो तरह की सीक्वेंसिंग आपने अभी स्टार्टिंग में ही देखा है। अगर हम केवल एक्सप्रेस जीनोम की सीक्वेंसिंग करें तो उसे कहेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अगर हम पूरे जीनोम के स्टडी करते हैं स्प्लिट जीन का तो सीक्वेंस एनोटेशन। तो मेथोडोलॉजी में ये सारे टेक्निक आपको याद रखने। क्लियर बच्चे? अब हमें देखना है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो है साइलिएंट फीचर। तो इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम साइलिएंट फीचर पे चलिए बच्चे अब साइलिएंट फीचर देखें। अब ध्यान से समझिएगा साइलिएंट फीचर। जब भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तब सबसे अधिक पॉसिबिलिटी होती है क्या किससे क्वेश्चन पूछने की? साइलिएंट फीचर। तो ध्यान से समझिए सारे साइलिएंट फीचर। अब साइलेंट फीचर में आपने क्या क्या देखना है? जैसे हमने गोल जो था उसको गोल को अचीव किससे कर लिया? मेथडोलॉजी से। अब हमें क्या क्या जो है वो आपको मिले जो है साइलेंट फीचर वो याद रखेंगे। समझिए फर्स्ट याद रखिएगा नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। इन ह्यूमन जीनोम। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम आपको बताया गया है, बताइए कितना होगा? सारे सीक्वेंस याद रखना, यही एग्जाम में आता है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अप्रॉक्स हमारे एन की वैल्यू कितनी है ये हम पीछे बताए हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जल्दी बताइए कितना? हमारे जीनोम में नंबर ऑफ बेस पेयर अप्रॉक्स कितनी बार बताए हुए हैं? हाँ
कितने होंगे? तो n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9। हाँ, आपको तो कितने बच्चे याद रखने हैं? 3 इंटू 10 पावर 9, ये हमारे पास टोटल बेस पेयर है। दूसरे, एवरेज जीन, सारे डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज जीन में कितने बेस पेयर बताइए, सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। एवरेज जीन की बेस पेयर, हाँ बच्चे वो भी सही है 3167 पॉइंट, ये भी सही है, इतना लिखिए, या वो भी सही है 3164 मिलियन, दोनों सही है। और आपको एवरेज याद रखना है 3 × 10⁹। चलिए, हाँ सही है, सही है गुंजन, सही है प्रेरक, सही है कोशिका। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन बताइए। एनसीईआरटी ने लिखा है एवरेज जीन अकाउंट्स हाउ मेनी बेसेस। एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं? सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। एवरेज जीन में बेस तो याद रखिए 3000 बेसेस। सारे डेटा एग्जाम के लिए याद रखेंगे। दूसरा, लार्जेस्ट जीन, लार्जेस्ट जीन है बच्चे आपको डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। इसमें कितने बेसेज हैं? नंबर ऑफ बेसेज इन लार्जेस्ट जीन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। और दूसरा आएगा स्मॉलेस्ट जीन। स्मॉलेस्ट जीन बच्चे कौन से हैं? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसमें कितने बेस पेयर? चलिए सबसे पहले बताइए, जो सबसे बड़ा जीन है ह्यूमन का मस्कुलर डिस्ट्रोफिन, एनसीईआरटी ने लिखा है उसमें कितने बेसेज, कितने बेसेज होंगे? हाउ मेनी बेसेज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट जीन दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफिन? क्या होगा? कितने बेस? जल्दी से लिखिए, बताइए कौन सा, कितने? और स्मॉलेस्ट जीन में कितने? सही है प्रेरक। बच्चे ये सब डेटा याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में एग्जाम देनी है तो उसमें ये सब डेटा पूछा जाएगा। हाँ, लार्जेस्ट जीन में है 2.4 मिलियन बेसेज। चलिए दूसरा बताइए, स्मॉलेस्ट जीन टीडीएफ। टीडीएफ कहने का मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं बच्चे? वाई क्रोमोसोम पे। जब आप प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे तो वहां बताया जाएगा वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होते हैं और वो सबसे छोटा होता है, उसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, मतलब ये टेस्टिस बनाता है। हाँ प्रेरक सही है बच्चे। इसमें आपको पूछा जाएगा, नहीं इसमें पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसमें बेस पेयर कितने? इसमें बेस पेयर बच्चे होते हैं 14। वो बच्चे प्रेरक आपने 231 लिखा है बच्चे, वो होते हैं वाई क्रोमोसोम पे जो सबसे छोटे जीन नंबर ऑफ जीन होंगे वो। क्लियर प्रेरक? बच्चे आपने जो 231 लिखा है वो कौन सी डेटा है, वो आगे हम आएंगे कि हमारे पास, हाँ कि आपको जो है वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है और उस पे कितने जीन, तब 231 होगा। क्या याद रखना है बच्चे? लार्जेस्ट जीन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जीन हैविंग हाउ मेनी बेस पेयर? 2.4 मिलियन बेसेस। और स्मॉलेस्ट जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर हाउ मेनी बेसेस? 14। सारे डेटा याद रखिएगा। थर्ड, 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर सेम। 2 जीनोम की या 2% की 99.9% जीनोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं बच्चे? सेम। फोर्थ डेटा याद रखना है, 50% जो जीनोमिक सीक्वेंस है या 50% जीन की फंक्शन अभी तक क्या है? अननोन। 50% ऑफ जीन फंक्शन आर अननोन। जितने भी जीन डिस्कवर्ड है उसमें 50% की फंक्शन अभी तक हम नहीं जानते। नेक्स्ट, फिफ्थ डेटा याद रखना है बच्चे आपको, क्या? ओनली, सारे पर क्वेश्चन आते हैं, 2% ऑफ जीन कोड फॉर प्रोटीन। आपने बच्चे पढ़ा है जीन जब एक्सप्रेस होता है तो जीन एक्सप्रेशन की फर्स्ट फेनोमेनन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जीन एक्सप्रेशन के सेकंड फेनोमेनन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन।
तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप सब पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके पास कितने % जीन है जो प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए यूज होंगे। तो ओनली कितने, 2%। हमने देखा था वही जीन प्रोटीन बनाता है जिसे हम फंक्शनल यूनिट मानते हैं, मतलब सिस्टोन ही केवल प्रोटीन बनाता है। तो सिस्टोन की आपको परसेंटेज कितनी होगी, तो ओनली 2% ऑफ जीन कोड फॉर प्रोटीन। अब एग्जाम का अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, ये डेटा लार्जेस्ट क्रोमोसोम, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है बच्चे 1, फर्स्ट क्रोमोसोम लार्जेस्ट है, इसमें कितने जीन है, हाउ मेनी जीन प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, कितने जीन। इसके डेटा एग्जैक्ट सही है प्रेरक बच्चे 2968, ये सारे डेटा एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना होगा 2968 जीन। सबसे छोटा क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन से हैं, तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है बच्चे Y। अब इसमें कितने जीन है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम Y और लार्जेस्ट क्रोमोसोम फर्स्ट। हाँ, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कितने जीन है, चलिए बताइए। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम में हम, हाँ अब आंसर होगा 231। ये सबसे छोटा क्रोमोसोम है, उसमें 231 जीन। अब पूछा जाएगा 7, क्या होते हैं रेपिड सोज, क्या परफॉर्म करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म किससे आएगा बच्चे, जो रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, मतलब एडेनिन की रिपीटेशन हो, ग्वानिन की रिपीटेशन हो 6 to 10 टाइम, आपको थाइमिन की हो, तो ये सारे रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं या रिपीटेड सीक्वेंस डीएनए की, वो क्या डिसाइड करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनसीईआरटी ने लिखा है हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपी, एसएनपीएस मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितने डेटा में है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्लेस पे वेरी कर रहा है, मतलब कितने ऐसे प्लेस है जिसपे हम 1 या सिंगल बेस की आपको जो है वेरिएशन पाते हैं। एग्जाम में आएगा कितने, एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1.4 मिलियन। एसएनपी कितने हैं बच्चे, 1.4 मिलियन। तो हमें साइलेंट फीचर से काफी क्वेश्चन आते हैं, हम एक बार साइलेंट फीचर आपको फिर से रिकॉल करा दें और इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी के डेटा एग्जैक्टली वही पूछे जाएंगे। एग्जाम में आएगा द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम, मतलब एन की वैल्यू, तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने डेटा लिखा है 3164.7 मिलियंस, और अगर आपको उसको अप्रॉक्स में ऑप्शन में आएगा तो आएगा 3 × 10⁹ बेसिस, ये मिलता है n में, तो 2n में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आपको 3.3 हो जाएगा, तो 6.6 हो जाएगा। तो आपसे 3 बिलियन याद रखिएगा, 3 बिलियन हो गया, या 316.4, 3164.7 मिलियन भी याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट 3 बिलियन अप्रॉक्स याद रखिएगा, काम चल जाएगा। हाँ, पूछा जाएगा एवरेज जीन में कितने होते हैं, एवरेज जीन में होते हैं 3000 बेसिस। और आपको एक और डेटा याद रखना है कि नंबर ऑफ जीन कितनी होगी, तो लिखा हुआ है कि आपको 30,000, और जो पहले की एस्टिमेशन थी वो 80,000 या 1,40,000 उससे कम। तो नंबर ऑफ जीन भी याद रखिएगा बच्चे, नंबर ऑफ जीन कितने हैं, नोट में याद रखेंगे, नंबर ऑफ जीन, नंबर ऑफ जीन कितने बच्चे, 30,000 जीन, ये भी पूछा जाता है। और प्री एस्टिमेशन क्या था, 80,000 से 1,40,000, लेकिन कम है, कितने, 30,000 थी। गोल में भी आपने देखा था 20 से 25,000 की आपको जो आइडेंटिफिकेशन थे, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन कितने मिलेंगे अप्रॉक्स ह्यूमन में, 30,000। तो एग्जाम में आएगा एवरेज जीन जो है उसके पास कितने बेसेज होते हैं, 3000 बेसेज। सबसे बड़ी जो जीन है वो लार्जेस्ट जीन कौन सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन में नंबर ऑफ बेसेज तो याद रखिएगा 2.4 मिलियन। स्मॉलेस्ट जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर में कितने आपको जीन बेसेज, 14 बेसेज।
याद रखना है। और 99.9% न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, सिमिलर। केवल 0.1% जो है वो आपको वेरी कर रहा है। जाएगा नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 3000। 50% जीन की फंक्शन अभी तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो 50% केवल जीन की सीक्वेंस आपको जो है फंक्शन जान पाए, 50% जीन की फंक्शन अभी अननोन है। इस टोटल नंबर ऑफ जीन में कितने की आपको कितने जीन यूज होते हैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो केवल 2%। एग्जाम में आएगा लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है, तो क्रोमोसोम नंबर 1। इसके पास कितने जीन है, तो जीन का नंबर याद रखिएगा 2968 जीन। पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन है, तो आपको Y। इस पे नंबर ऑफ जीन 231। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं, मतलब एक ही तरह की बेस पेयर की रिपीटेशन हो, ऐसे सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करते हैं, जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखते हैं। और वो पॉलीमॉर्फिज्म में पूछा जाएगा एसेंट जो है वो कितने आपको प्लेस पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म हमारे जीनोम में प्रेजेंट, कितना याद रखिएगा बच्चे, 1.4 मिलियन ऐसे प्लेस है जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बेस क्या हो रहा है, आपको जो है वो क्लियर। अब आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते, ले स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़े डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। अब एक टॉपिक देखने हैं बच्चे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इससे क्या क्या पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा। आपने अभी देखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेस क्या होगी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेस होगी पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करने वाला बेस सीक्वेंस। अब आपने अभी क्या देखा है, 99.9% डीएनए क्या होते हैं, 2% की सेम होती है, और आइडेंटिकल ट्विंस हो तो और परसेंटेज आपको हाई होंगे, लेकिन केवल 0.1% की क्या होगी, वेरिएशन। तो हमारे पास बेस पेयर बच्चे कितने हैं, 3 × 10⁹, बट इसका 0.1% भी वेरिएशन होगा तो ये लार्ज वैल्यू होगी, ये आएगा अप्रोक्स 3 × 10⁶। तो आपसे पूछा जाएगा हमारे पास क्या है कि हम एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन से सीक्वेंस लेते हैं, तो जो वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म इंडिकेट करे। अब इसके स्टेप से क्वेश्चन आते हैं और इसके वेरिएशन से, जैसे जो वेरिएशन लाएगा उसे हम कहेंगे वीएनटीआर। तो वीएनटीआर में कितने आपको बेस पेयर की रिपीटेशन होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा सिंगल रिपीटेशन जो है एसआरपी की रिपीटेशन कितने होंगे। फिर पूछा जाएगा इसके स्टेप क्या होते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने सबसे पहले आपको जो है डिस्कवर्ड की, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एलेक्स जेफरी। पूछा जाएगा इंडियन एक्सपर्ट कौन है, तो 2 नाम आएगा, वीके कश्यप या लालजीत सिंह। तो पूछा जाएगा एग्जाम में क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जब क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज करते हैं क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के लिए, या पैटर्निटी टेस्ट में। अगर 2 कपल जो है वो एक ही अगर आपको चाइल्ड के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप ये रेस्पेक्टिव पेरेंट को पहचानने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करिएगा, पैटर्निटी टेस्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी एक्सपर्टाइजेशन के बाद आपको जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म होता है। तो अब इंडिया में बहुत कम ही ऐसे प्लेस है जहां पर क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें क्या यूज करना है, क्या स्टेप यूज होते हैं,
इसके फादर कौन है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, उसी पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है बच्चे, तो फादर का नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसमें साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा एलेक जेफरी। पूछा जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के में इंडियन एक्सपर्ट, मतलब कौन कौन से इंडियन एक्सपर्ट है, क्योंकि आप एक्सपर्टाइजेशन के बिना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको जो है एग्जैक्ट ऑप्टेन नहीं कर सकते। इंडियन एक्सपर्ट कौन है, तो दो नाम याद रखिएगा, लालजीत सिंह और ऑप्शन में आते हैं 2, एक आते हैं वीके कश्यप। पूछा जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या देखते हैं हम, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखना है कुछ डेटा बच्चे। फर्स्ट क्या याद रखना है, 99.9% जीनोमिक सीक्वेंस of 2 person are same। 99.9% जीनोमिक सीक्वेंस 2% की क्या होती है बच्चे, सेम। अब वेरिएशन कितने का होगा, वेरिएशन होगा 0.1%, सीक्वेंस वेरी। अब डेटा अगर देखेंगे बच्चे तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 3⁹ अब 3 बिलियंस के अप्रॉक्स अगर बेसेज है तो उसमें अगर 0.1% की भी वेरिएशन हो गया तो वो लार्ज वेरिएशन हुआ। तो 0.1% की वेरिएशन कितना लाएगा बच्चे, अराउंड 3 × 10⁶ की वेरिएशन। मतलब इतने जीनोमिक सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेस पेयर काफी अधिक है, 3 × 10⁹ है हमारे जीनोम में। तो 0.1% का भी वेरिएशन लार्ज वेरिएशन लाएगा, और ये वेरिएशन कितने आएंगे, 3 × 10⁶। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वेरिएशन कौन लाता है, तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म लाते हैं 2, पॉलीमॉर्फिज्म ब्राउट बाई। कौन लाता है बच्चे, उसे हम कहते हैं आपको जो है रेपिटेटिव डीएनए। ऐसे डीएनए जिसमें रिपीटेशन क्या हो, डिफरेंट बेस पेयर की हो। और ये 2 एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चे। एक आते हैं आपको वीएनटीआर, ध्यान से समझिएगा, वीएनटीआर। वीएनटीआर की फुल फॉर्म होती है बच्चे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें वेरिएशन कितने होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें वेरिएशन की बेसिस पे इसका नाम होता है मिनी सैटेलाइट। और इसमें पूछा जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। कोई बताएंगे, एनसीईआरटी ने डेटा लिखा हुआ है बच्चे कि वीएनटीआर में कितने बेस की रिपीटेशन होती है, कितने बेस, वीएनटीआर की रिपीटेशन। एनसीईआरटी ने डेटा लिखी है कि वीएनटीआर में कितने बेस आपको जो है वो रिपीट करते हैं एक ही तरह का। लिमिटेशन, लिमिट ऑफ वीएनटीआर, इसे हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। कितने बताइए, रिपीटेशन कितने की, याद रखिएगा 0.1 to 20 किलो बेस। क्या याद रखना है बच्चे, 0.1 से आपको 20 किलो बेस की वेरिएशन होगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, एक वीएनटीआर के बाद होता है एसएसआर, सिंगल सीक्वेंस रिपीटेशन। एसएसआर सिंगल सीक्वेंस रिपीटेशन, इसे हम कहते हैं बच्चे माइक्रो सैटेलाइट। और इसमें रिपीटेशन कितने बेस की होती है, तो यहां रिपीटेशन होती है 6 to 8। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम कहां देखेंगे, एप्लीकेशन कहां होगा, पैटर्निटी टेस्ट में या फॉरेंसिक साइंस में, क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के स्टडी में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है बच्चे, एलेक जेफरी। इंडियन एक्सपर्ट कौन है, लालजीत सिंह और वीके कश्यप। इसमें इंट्रोडक्शन क्या याद रखना है कि किसी 2% का डीएनए 99.9% क्या होता है, सेम।
केवल 0.1% की वेरिएशन होगी, और ये वेरिएशन कितना अप्रॉक्स अकाउंट करेगा, 3 × 10⁶। क्यों? क्योंकि हमारे जीनोम में 3 × 9 बेसेस हैं। अब पूछा जाएगा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कौन डिसाइड करता है? एक ही तरह की बेस पेयर की रिपीटेशन, और उस रिपीटेशन को हम दो नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये आपको जो है मिनी सैटेलाइट कहलाता है, और इसमें रिपीटेशन कितने होते हैं, 0.1 से बच्चे कहां तक, 20 किलो बेस तक, मतलब रिपीटेशन इसमें होंगे। रिपीटेशन जिसमें कम होगा SSR, सिंगल सीक्वेंस रिपीटेशन, इसे हम कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट, 6 to 8 बेसेस की। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप से पहले क्वेश्चन हमें बताइए, ये VNTR और SSR कौन सा पार्ट है? ये एक्सॉन का पार्ट है या इंट्रॉन का? पूछा जाएगा VNTR और आपको जो है SSR या रिपीटेटिव सीक्वेंस या पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करने वाला वो कौन सा पार्ट? एक्सॉन और इंट्रॉन किसका पार्ट होता है? एक्सॉन का पार्ट होगा या इंट्रॉन का? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा बच्चे, ये सारे पार्ट इंट्रॉन के हैं। कोशिका बच्चे नहीं, प्रेरक सही है, इंट्रॉन के पार्ट से। VNTR एंड SSR किसके पार्ट है? इंट्रॉन। नॉन कोडिंग सीक्वेंस के पार्ट है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस को ही हम VNTR से इंटीग्रेट करते हैं या SSR से। अब हमें देखना है स्टेप, ध्यान से समझिएगा, सारे स्टेप को ध्यान से समझेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, तो सभी स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टेप को जो है लिखें, उससे पहले आप ये इंट्रोडक्शन के 5 फैक्ट्स याद रखिए कि 99.9% जीनोमिक सीक्वेंस सेम होती है, 0.1% की वेरिएशन आती है। वेरिएशन जो है वो रिपीट करने वाले डीएनए लाते हैं, और उसमें VNTR जो है वो मिनी सैटेलाइट कहलाता है, और SSR जो है वो माइक्रो सैटेलाइट कहलाते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो ये सीक्वेंस यूज हो रहा है वो कौन सा एक्चुअल में? इंट्रॉन। और इंट्रॉन को हम जो है वो VNTR के फॉर्म में एनसीईआरटी ने लिखा है या SSR के फॉर्म में। अब हमें देखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, जिसे हम कह रहे हैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सारे स्टेप को आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप को बताएं, और उस स्टेप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये हो गए? चलिए अब स्टेप को ध्यान से समझिए, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन आप देखेंगे कहां कहां करते हैं। हाँ प्रेरक, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? कल के टेस्ट में इंट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्या क्वेश्चन था बताइए? हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप को ध्यान से समझिए। सबसे फर्स्ट, टेस्ट का डाउट बच्चे अगली क्लास में क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, फिर अगली क्लास में जब भी हम आएंगे पूरी पहले टेस्ट के डाउट ही क्लियर कर देंगे। चलिए फर्स्ट, अब ध्यान से समझिए बच्चे, फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप, ये आपको सही से समझना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप क्या याद रखना है बच्चे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम आपको जो जो स्टेप यूज होते हैं उसको समझिएगा। डीएनए को हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। क्लियर?
हाँ ग्रुप में भेज देंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पेपर भेज भी देंगे और अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहली स्टेप है, समझिएगा आप ध्यान से, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, देखिए समझिए। मान लीजिए यहाँ हमने ये ब्लड सैंपल लिया, ध्यान से समझिएगा, हम सारे स्टेप को एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसके समराइज हम डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए कोई ब्लड सैंपल मिला बच्चे क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के प्लेस पे, ध्यान से समझिएगा। अब इस ब्लड सैंपल से आपको क्या ऑब्टेन करने हैं, ब्लड सैंपल मिला क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के प्लेस में, इससे क्या ऑब्टेन करना है बच्चे, डीएनए। तो यहाँ आपको ऑब्टेन कर लेना है यहां से डीएनए। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, डीएनए की आइसोलेशन। तो हमने डीएनए की आइसोलेशन। अब मान लीजिए यहाँ डीएनए ऑब्टेन हो गया, ध्यान से समझिए, आसान क्वेश्चन आता है इससे। डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेटेड डीएनए को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। तो दूसरा क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा, डीएनए को हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट आइसोलेट कर लिया, ये पहली स्टेप है। कहां से, जैसे क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के प्लेस से आपको क्या मिला, क्राइम के प्लेस से मिला ब्लड सैंपल किसी सस्पेक्ट का, तो उससे आपने ऑब्टेन कर ली डीएनए। कोई भी सैंपल जिससे डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं आपको, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब फिर डीएनए को क्या किए, कट किए, कट बाय, ये पहली स्टेप थी एक्सट्रैक्शन, फिर है कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिए तो क्या हो गया, डीएनए अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमने आपको बताया है फ्रेगमेंट्स को अलग करने की दो टेक्निक बताई थी अभी जब हम मेथडोलॉजी बताए थे, एक आरएफएलपी और एक आपने देखा था एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मान लीजिए यहाँ क्या कीजिए, डीएनए को सेपरेट कीजिए, किससे, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके बेसिस पे था बच्चे, शेप, साइज और चार्ज। इससे क्या होगी, डीएनए सेपरेट, डीएनए सेपरेटेड। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम बना देने हैं समराइज में ऐसे। ये मान लीजिए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एपरेटस है और इस पे आपने डीएनए को रन कराया। तो डीएनए को रन कराया तो क्या होगा बच्चे, जो एगारोस जेल की पोर साइज फिक्स होती है, तो सबसे छोटे वाले सबसे दूर जाएंगे। यहाँ बच्चे गया है स्मॉलर, समझिएगा, ये डीएनए हो गया मीडियम साइज वाला और ये डीएनए बच्चे हो गए लार्ज साइज वाले। तो सभी डीएनए को हमने सेपरेट कर ली शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे। ध्यान से समझिएगा, उसे क्या कहते हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब थर्ड स्टेप में हमने क्या की बच्चे, ध्यान से समझेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स गेट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके सिलेबस में कौन से हैं बच्चे, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसकी बेसिस पे होता है, बायोटेक में आप पढ़ते हैं एसएससी, एस स्टैंड्स फॉर शेप, एस स्टैंड फॉर साइज एंड एस स्टैंड फॉर चार्ज। तो शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे सबसे दूर कौन गया बच्चा, स्मॉलर, फिर मीडियम और सबसे पास में कौन है, लार्ज। तो ये 3 डीएनए हमने सेपरेट कर ली बच्चे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब क्या करना है, अब डीएनए को क्या करना है, डीनेचर्ड। तो डीएनए को डीनेचर्ड करने के लिए ध्यान रखिएगा, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डीएनए स्ट्रैंड मेल्ट आएगा, आपको एगारोस जेल भी आपको मेल्ट जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं या पीएच में चेंज लाएंगे। पीएच में चेंज लाएंगे तो डीएनए की क्या होगी, डीनेचुरेशन। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ अभी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फिर एक एग्जाम में आता है, हम कौन से ब्लॉटिंग यूज करेंगे, तो याद रखिएगा नॉर्थ, आपको साउदर्न ब्लॉटिंग, ध्यान से याद रखिएगा। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं समझेंगे। साउदर्न ब्लॉटिंग में आप लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की पेपर, और नाइलॉन की पेपर पर ये जेल वाला डीएनए शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पेपर वेट दीजिए बच्चे, देखिए पेपर वेट दीजिए।
तो क्या होगा, यहाँ जो डीएनए लेंगे वो डीएनए क्या हो जाएगा बच्चे, वो डीएनए जो है वो पेपर पे आ जाएगा जेल से। तो ये कौन सी पेपर है, नाइलॉन की पेपर। इसे हम कौन सी ब्लॉटिंग कहते हैं बच्चे, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो एग्जाम में याद रखिएगा, साउदर्न ब्लॉटिंग के लिए क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग के लिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की पेपर लेते हैं, और नाइलॉन की पेपर पे हम क्या करते हैं, आपको जो है वो जेल फॉर्म में अभी जो डीएनए है जेल के साथ उसको शिफ्ट करते हैं। तो जेल से पेपर पर लाना कौन सी टेक्निक कहलाएगा, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या ध्यान रखते हैं हम यहाँ कि आपको इसको बफर से फिल्ड कर देते हैं, और बफर से फिल्ड कर देंगे तो साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो डीएनए आसानी से पीएच चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड। तो हमें एग्जाम में पूछा जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब जेल से डीएनए को कहां लाना, पेपर पर लाना। और कौन सा पेपर, नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर। नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर या नाइलॉन की पेपर यूज करेंगे तो उससे आसानी से डीएनए क्या हो जाएगा, फिक्स। अब पूछा जाएगा यहाँ डीनेचुरेशन के लिए क्या, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो जेल मेल्ट कर जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, पीएच चेंज लाते हैं, और पीएच चेंज से भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपको जो है वो क्लीवेज कर जाएगा और डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। तो साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं बच्चे, साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को जेल से कहां लाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर पे, और इसमें क्या फील्ड किए होते हैं बच्चे, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या लाता है, पीएच में चेंज। और साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होगा, डीएनए के लिए। इसी तरह की एक ब्लॉटिंग यूज होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वो आपको आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। तो साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, जेल से कहां फॉर्म ट्रांसफर करना डीएनए को, तो ऑप्शन में टिक करेंगे आपको पेपर पे। किस पेपर पे, नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन की पेपर पे। अब उसके बाद कभी कभी बेक्ट भी कर देते हैं जिससे आपको डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर पर आसानी से जो है वो स्टिक हो जाए। अब क्या करते हैं, अब लाते हैं बच्चे हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन सी टेक्निक लाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या किए, हाइब्रिडाइजेशन में आपको जो है वो जो डीएनए हमारा डीनेचुरेशन के बाद अलग हुआ था उसको रेडियो एक्टिव प्रोब से जोड़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रोब्स का नॉन सीक्वेंस होता है, जैसे हमें पता होता है इसमें एडेनिन की सीक्वेंस रिपीट हो रही है 6 to 8 टाइम, हम जो है थाइमिन की सीक्वेंस रिपीट हो रही है। तो वो सारे रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो है हमें नॉन होता है, उससे हम किसको आपको हाइब्रिडाइज कर देते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे मान लीजिए यहाँ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अलग हुआ है, अब इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, तो हाइब्रिडाइज किसके साथ करेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ। और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ हाइब्रिडाइज कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, एक टेक्निक होती है एक्सरे या टेक्निक होते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, तो ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे करके हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, डीएनए की बैंड्स, और फिर सस्पेक्ट से उसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने पहले देखा क्या कि सबसे पहले हम सस्पेक्ट के आप क्राइम या आपको क्राइम वाले प्लेस से क्या ऑब्टेन कर लेंगे, कोई आपको जो ब्लड सैंपल या आपको ऐसे सैंपल जिससे क्या ऑब्टेन हो जाए, डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। कट करने के बाद हम सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक देखी थी, आरएफएलपी या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेटेड डीएनए को जेल से कहां लाएंगे, आपको जो है वो लाएंगे आपको साउदर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर पे। और नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में जब बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको पीएच में वेरिएशन लाएगा। कभी हीट करके डीनेचुरेशन नहीं करते, उससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऑब्टेन हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को किससे आपको ट्रीट करेंगे बच्चे, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब से। और रेडियो एक्टिव सैंपल का पता किस टेक्निक से हम करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, या हम एक्सरे फिल्म भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उससे हमें क्या होगा, डीएनए की बैंड्स मिल जाएगी, और वो डीएनए की बैंड्स को मैच करेंगे किससे, सस्पेक्ट से। तो हमने पहला स्टेप क्या देखा बच्चे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा क्या देखा, कटिंग ऑफ डीएनए बाय आपको एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थर्ड क्या याद रखना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फोर्थ क्या होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, इसमें जेल से किसमें ट्रांसफर करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर पे। तो आपको फोर्थ टेक्निक क्या होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, जेल टू पेपर ट्रांसफर, नाइलॉन पेपर ट्रांसफर। फिर क्या करते हैं बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या करते हैं बच्चे, डीनेचुरेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड जो डीनेचुरेशन से अलग हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड हाइब्रिडाइज विथ
नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, सिक्स्थ स्टेप में, सिक्स्थ में करते हैं एक्सरे या ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे क्या करता है बच्चे, ये आपको जो है वो डीएनए को क्या करेगा, आपको जो है डीएनए में रेडियो प्रोब्स को या रेडियो एक्टिव सेगमेंट्स को आसानी से क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज। तो हमें बच्चे क्या याद है एग्जाम में, फिफ्थ समझिएगा बच्चे। देखिए सबसे पहले क्या किए, डीएनए को आइसोलेट, ये समझ में आ गया। आइसोलेटेड डीएनए को कट किए किससे, आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर कट सेगमेंट्स को बच्चे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया। फिर सॉदर्न ब्लॉटिंग की, और सॉदर्न ब्लॉटिंग के बाद क्या करते हैं बच्चे, बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे तो क्या करेगा, जैसे ही आ गया आपके पास जेल पेपर पे, तो डीएनए को डीनेचर्ड करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन पीएच में चेंज लाता है, और पीएच में चेंज लाने से डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है कैसे कन्वर्ट होता है, स्टैंडर्ड। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब से ट्रीट करना क्या कहलाएगा बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है, हमें पता होता है कि हम नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है उस रेडियो एक्टिव प्रोब में क्या है, मान लीजिए एडेनिन की 5 टाइम्स रिपीटेशन है या थाइमिन की, वो हमें पता होता है। तो क्या होगा समझिएगा, जहां सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वहां पर जाके वो क्या कर जाएगा, बाइंड। जैसे मान लीजिए एक डीएनए में थाइमिन अगर आपको 3 प्लेस पे 5 टाइम्स रिपीट है, तो अगर हमने 5 टाइम्स की एडेनिन यूज किया तो वो कहां जाके बाइंड होगा, वहां जहां जहां पे थाइमिन है। जैसे मान लीजिए इस डीएनए पे 5 प्लेस पे थाइमिन की रिपीटेशन या 3 प्लेस पे, तो एडेनिन 5 टाइम्स वाला जो पहुंचेगा तो वहां बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करेगा तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे क्या करते हैं, हम नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब से यूज करते हैं। जैसे एडेनिन 5 टाइम यूज किए तो वो डीएनए में वहां बाइंड होगा जहां पे आपको क्या हो, थाइमिन की रिपीटेशन हो। तो हमें उस टेक्निक को जहां सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब्स, सिंगल आपको रेडियो एक्टिव प्रोब सिंगल स्टैंड से बाइंड होता है, कौन सी फेनोमेनन कहते हैं बच्चे, उसको हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद रेडियो एक्टिव प्रोब्स कहां कहां बाइंड हुआ उसका डिटेक्शन किससे करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे फिल्म जो है वो हमें क्या बताएगा, डीएनए की आपको जो है वो बैंड कैसी है उससे एक्सरे से ऑब्टेन कर सकते हैं, और डीएनए में कहां कहां रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो पता किससे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये 6 टेक्निक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने भी ये 6 स्टेप यूज किया है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट करने के बाद फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शेप, साइज और चार्ज की बेसिस पे सेपरेट करता है। तो सबसे दूर कौन जाएगा, स्मॉलर, फिर मीडियम, फिर लार्जर। फिर जेल फॉर्म से ट्रांसफर करना किसमें, आपको नाइट्रोसेलुलोज की पेपर पे क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे हम क्या, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर डीएनए, ये काफी पूछा जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। आफ्टर साउदर्न ब्लॉटिंग जो हम बफर सॉल्यूशन यूज किए हैं, वो बफर सॉल्यूशन पीएच में चेंज लाएगा आपको यहाँ पे, और इससे क्या करेगा, यहाँ पे जो है जब हाइब्रिडाइजेशन करने हैं तो पीएच में चेंज लाने की जरूरत होगी। तो पीएच में जब चेंज लाएंगे तो सारे डीएनए हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है उससे सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करना, रेडियो एक्टिव प्रोब से, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब से ट्रीट करना क्या कहलाएगा बच्चे, उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आइदर ऑटो रेडियोग्राफी यूज कीजिए या एक्सरे फिल्म। अब पूछा जाएगा इसका यूज कहां कहां करते हैं हम, तो आपको यूज दो जगह आपको फ्रिक्वेंटली होते हैं एप्लीकेशन में। एक याद रखिएगा बच्चे, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस कौन सी साइंस होती है बच्चे, जिसमें क्राइम और क्रिमिनोलॉजी को स्टडी किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में हम इसका यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। क्लियर। दूसरा होता है बच्चे, दूसरा यूज करते हैं हम कौन से, पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट कहने का मतलब आपको जो है अगर 2 कपल सिंगल चाइल्ड के लिए फाइट कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिव पेरेंट को पहचानना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होंगे।
Allelic sequence variation has been traditionally described as the DNA polymorphism. If more than one variant occurs, population frequency greater than 0.001. हाँ बच्चे, हमने बताया अभी, क्या बताया कि जिस बेस पेयर की रिपीटेशन हो, ऐसे बेस पेयर की रिपीटेशन ही हमें क्या डिसाइड करता है, पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करने में हम क्या करते हैं, जैसे एडेनिन की रिपीटेशन 5 टाइम्स हो, गुआनिन की हो, साइटोसिन की हो, तो उसकी बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, 2 टाइप के सैटेलाइट डीएनए। एक आप देखते हैं मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट आपने क्या कहा था, जहां पर रिपीटेशन बेस पेयर की अधिक हो, VNTR, और माइक्रो सैटेलाइट को क्या कहा था, SSR। उसी को बता रहा है प्रेरक। क्लियर? तो वेरिएशन वाला क्या होता है, एक्चुअल में इंट्रॉन होता है और वो एक ही तरह की बेस पेयर की रिपीटेशन। तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चे समझ में आ गया कि सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना है, आइसोलेट डीएनए को कट करना है, कट डीएनए को एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करना है, सेपरेटेड डीएनए को जेल से ट्रांसफर करना नाइट्रोसेलुलोज की पेपर पे, क्या कहलाता है, सॉदर्न ब्लॉटिंग। और सॉदर्न ब्लॉटिंग में हमारे पास याद रखना है, जब ये आ जाएगा तो आसानी से बेक्ट भी कर सकते हैं, बेक्ट करने से आपको एसोसिएशन कैसी होगी डीएनए की, वो स्ट्रॉन्ग। फिर हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है, बट डीनेचुरेशन के लिए पीएच चेंज लाएंगे, ना कि हीट। हीट करेंगे तो बच्चे जो है वो आपको जो है हीट वाली प्रोसेस यहाँ नहीं यूज करेंगे। हीटिंग कब करते हैं, जब नॉर्मल कंडीशन हो, यहाँ हीटिंग नहीं, यहाँ पीएच में चेंज लाएंगे। फिर पूछा जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद लास्ट में क्या ऑब्टेन करते हैं, एक आपको एक्सरे या ऑटो रेडियोग्राफी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ यूज होता है, फॉरेंसिक साइंस में या पैटर्निटी टेस्ट में। क्लियर बच्चे? प्रेरक क्लियर हो गया। एनसीईआरटी की लाइन में जो एलिलिक सीक्वेंस की वेरिएशन दिया हुआ है वो समझ में आ गया कि केवल आपको जो है वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस ही वेरी करता है। क्लियर? तो हमारे अंदाज से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको इसके स्टेप के साथ क्लियर हो गए और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लियर हो गए। अब जो है आप इसके अब सभी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। असाइनमेंट एक बार दिया था, फिर से एक असाइनमेंट दे देंगे, पूरे असाइनमेंट को ढंग से सॉल्व कीजिएगा मॉलिक्यूलर बेसिस पे। और टेस्ट पेपर भी हम आप भिजवा देंगे ग्रुप में आज, और उसकी भी डिस्कस अगली क्लास में कर लेंगे। वैसे टेस्ट सबने दिया था ना, टेस्ट तो सबने दिया था ना? यस सर। चलिए, तो उसके हम पेपर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे अंदाज से आपको जो है कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस आपने पढ़ ली, कुछ पहले देख लिया था, और आरएनए की टाइप, और आपको जो है रेप्लिकेशन से हमने फिर से आपको बता दी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब हम अगली क्लास में पहले इसके क्वेश्चन देख लेंगे जो टेस्ट में था, और पूरी तरह से हम जो है वो आपको जो है सारे क्वेश्चन बनाने के बाद तब आएंगे किस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ी है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो नहीं पढ़ी है ना? नहीं ना पढ़ी है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं ना? नो सर। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में इससे आते हैं। कल के पेपर में को आपने देखा है बच्चे, कल के पेपर में आपने देखा होगा कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं इसके। और आपको जो है कल के पेपर में आपने देखा है ना, कल के पेपर को एक बार देख लीजिएगा, हर जगह अवेलेबल है, वैसे आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें देखिएगा आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से भी 5। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे टेस्ट पेपर के। क्लियर बच्चे? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, अब यहां तक कोई भी टॉपिक पूछना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का तो बताइए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा हो गया। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे, साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए? डीएनए के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग
प्रोटीन। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चे जो वेरिएशन बता रहे हैं, मतलब ये इतने प्लेस पे क्या करता है, इतने प्लेस पे जो है वो वेरिएशन आपको प्रेजेंट होंगे, वो बता रहा है। 0.01% जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो बता रहा है कि इतने बेस पेयर पे पॉलीमॉर्फिज्म मिलेंगे। ये पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होगा, या तो VNTR के फॉर्म में या SSR के फॉर्म में। क्लियर बच्चे? प्रेरक समझ में आ गया? तो एक लाइन याद रखना है बच्चे, सॉदर्न ब्लॉटिंग ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो था किसके लिए? फॉर DNA। इसी तरह याद रखिएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन में जाएंगे फॉर RNA। और आ जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, तो प्रोटीन। इतनी बातें अगर आपको याद है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। चलिए बच्चे, अब हम लोग रेस्ट अगली क्लास में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहिए और पेपर जरूर देख लीजिए इस साल का क्या क्या पूछा गया, तब आपको आइडिया होगा कितने आसान क्वेश्चन आते हैं।